इस वीडियो में हम बिहार दरोगा केजीएस टेस्ट सीरीज के टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रिज है, उसका नाम है गोल्डन गेट ब्रिज। इसी के वजह से इसको द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। ये लाल रंग का एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कैलिफोर्निया का भी कुछ उपनाम है, जैसे फ्रिस्को और द बे सिटी। कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच अवस्थित है, यानी स्पेन और मोरक्को के बीच है, और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। बास्पोरस जल डमरू मध्य की बात करें तो ये काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। डार्डानेल्स ये तुर्की में अवस्थित है, ये मार्मरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। बास्पोरस क्या करता था? मार्मरा सागर को काला सागर से जोड़ता था, और डार्डानेल्स जो है मार्मरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। मेसिना जल डमरू मध्य है इटली में, ठीक है, सिसिली और कैलाब्रिया के बीच अवस्थित है। यह जो है टायरेनियन सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। सूर्यातप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, धूलकण एवं बादल। सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है उसे बोलते हैं सूर्यातप या इंसोलेशन। यह वायुमंडल में प्रवेश करते समय कई तत्वों के द्वारा अवशोषित होती है। इनमें धूलकण और बादल सबसे अधिक इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि यह सूर्य की किरणों को परावर्तित और अवशोषित दोनों करते हैं। तो धूलकण एवं बादल हमारा सही आंसर है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ओजोन गैस ये पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। जलवाष्प दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में तो आप सबको पता होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरितगृह प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सी घासभूमि क्षेत्र बाइसन के चारागाह के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध थी, परंतु अब वहां बाइसन लगभग विलुप्त है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरीज, ऑप्शन सी। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। ये घासभूमि है, समशीतोष्ण घासभूमि क्षेत्र है, जो कि बाइसन के विशाल झुंडों के लिए प्रसिद्ध रही है। लेकिन अब जो है अत्यधिक शिकार, कृषि विस्तार, शहरीकरण के कारण बाइसन की संख्या बहुत ही कम रह गई है और लगभग विलुप्त होते जा रहे हैं। ये एक बुल का यही एक तरह का प्रजाति है ये बाइसन। पंपास घासभूमि कहां पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में। ट्रांजिशन बायोम के रूप में घास भूमियों को किन दो प्रमुख बायोम के बीच रखा जाता है? तो ये रखा जाता है वन और मरुस्थल के बीच। सही आंसर ऑप्शन बी। घास भूमियां जो है वो वनों और मरुस्थलों के बीच एक संक्रमणीय बायोम है। घास भूमियों के कई प्रकार हैं, जैसे सवाना, प्रेरीज, स्टेपीज। सवाना घास भूमियां कहां पाई जाती है? तो अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दोनों गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग से बना है? मतलब इसमें कौन सी ऐसी धारा है जो कि गर्म और ठंडे दो जलधाराएं हैं उनके मिलन से बना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यू फाउंडलैंड धारा। न्यू फाउंडलैंड धारा दो धाराओं के मिलने से बनता है, एक गर्म और एक ठंडा, ठीक है। तो गर्म जलधारा कौन सा है इसमें? तो गर्म है गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है? गर्म जलधारा है। और एक ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर धारा। ये दोनों मिलकर के बनाता है न्यू फाउंडलैंड धारा। यहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, इसी के कारण यहां जो है मत्स्य पालन बहुत अच्छे तरह से होता है। कुरोशियो धारा ये गर्म जलधारा है। कहां की धारा है? तो प्रशांत महासागर की। यदि नाथुला और लिपुलेख दर्रे दोनों बंद हो जाएं तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क बसता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोमदिला दर्रा। बोमदिला दर्रा है कहां? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला कहां है? सिक्किम में। लिपुलेख कहां है? उत्तराखंड में। और बोमदिला भी हमने देखा है, बुमला भी बोलते हैं इसको, यह है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा जो है ये सबसे सक्रिय है। लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम तिब्बत सीमा पर है। लिपुलेख उत्तराखंड नेपाल चीन त्रिसंधि पर है। बोमदिला बुमला हमने देखा है अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की संधि पर है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है और माना दर्रा उत्तराखंड में। भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार कीजिए। चंबल घाटी, सिंध घाटी, नर्मदा घाटी और गंगा घाटी।
इनमें से कौन सी घाटियां अवसादी नहीं है बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में बनी है? अवसादी नहीं है, अवरोही भ्रंश के रूप में बनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सिर्फ एक ही घाटी ऐसा है, नर्मदा घाटी। तो सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 3। नर्मदा घाटी जो है एक रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली है, जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फॉल्टिंग से बनी है, भ्रंशन से बनी है। ये अपरदन से नहीं बनी है। एक बात और पता ही होगा आपको कि नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। चंबल घाटी अपरदन से बनी है, इरोजन से। सिंध घाटी भी नदी अपरदन से बनी है। गंगा घाटी जो है ये अवसादी घाटी है, हिमालयी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। रिफ्ट वैली होता क्या है? ये फॉल्टिंग से बनता है, धरातल के बीच का भाग नीचे धंस जाता है, इसलिए। उदाहरण नर्मदा, ताप्ती, मालवा रिफ्ट, ये सब रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। अपरदन घाटी यानी इरोजन वैली के उदाहरण हम देख ही चुके हैं, चंबल, केन, बेतवा से बनी घाटियां। और अवसादी घाटियां गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर अवस्थित है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है। तो पहला कथन जो है ये गलत है, क्योंकि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित नहीं है। कृष्णा नदी का ज्यादा ऊंचाई पर है, गोदावरी का कम है। दूसरा कथन देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये सही है। पिछले वाले प्रश्न में भी हमने इसको देखा था। तीसरा कथन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तो हमारा 2 कथन सही है, 2 और 3, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये 920 मीटर ऊंचाई पर है। जबकि कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर से, ये भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन 1337 मीटर ऊंचाई पर है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल ज्यादा ऊंचा हुआ। यहां नदियां और उसके उद्गम स्थल दिए हुए, एक बार ध्यान देते हुए चलिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, कृष्णा का महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से, नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश, ताप्ती या तापी मुल्ताई मध्य प्रदेश से, ब्रह्मपुत्र चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत में, वहीं से, सिंधु मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से, यह भी तिब्बत में ही है। लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। लाल क्रांति मुख्य रूप से टमाटर उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जो कि बागवानी का एक हिस्सा है। लाल क्रांति जो है 1980 के दशक में शुरू हुई थी और टमाटर और मांस उत्पादन पर केंद्रित रही। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यह भी ध्यान में रखना है। पौ जोर अक शब्द में कौन सी संधि होती है? अगर इसका संधि करते हैं तो क्या मिलता है हमें? पावक, पावक, पौ जोर अक पावक। तो इसमें संधि है अयादी संधि, यहां औ के स्थान पर क्या आ जाता है? आव। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादी। जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है? तो सही आंसर हो जाएगा, यह कर्म के सिद्धांत की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। तो इसमें कौन सा एक्सिलरी वर्ब सही बैठेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब सही बैठेगा? यहां देखिए 2 सब्जेक्ट है, एक ये हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है, इसके हिसाब से जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा क्लोज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। तो यहां पे टीचर है, ठीक है, टीचर है तो टीचर इज, सिंगुलर वर्ब लगेगा, टीचर इज। तो सही आंसर ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। देखिए यहां पे आर नहीं होगा, आर नहीं होता है, इज होता है, क्योंकि फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये गलत है इसमें। प्रश्न है, एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप P, Q और R है। P और Q मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, Q और R मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, R और P मिलकर टंकी को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो अकेला R टंकी को कितने घंटे में भरेगा? तो देखते हैं, 3 पाइप हैं इसमें, कौन कौन से हैं? तो P, Q और R।
P और R मिलकर कितने घंटे में भरता है? तो 6 घंटा में। Q और R मिलकर कितने घंटा में भरता है? तो ये है 10 घंटा में। P और R मिलकर कितने घंटे में भरता है? तो ये 7.5 घंटे में भरता है। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 6, 10 और 7.5 का इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आपको निकलेगा 30। अब देखते हैं P और Q, इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता निकालेंगे 30/PQ कितना है? 6। तो कितना हो गया? 5 यूनिट पर आवर ये भर पाएगा। अब Q और R का क्षमता निकालते हैं। तो ये 10 घंटे में भरता है, तो 30/10 तो कितना हो गया? 3 यूनिट पर आवर। उसके बाद निकालेंगे हम P और R का। P और R का कितना हो जाएगा? तो 7.5 है ये, तो हो जाएगा आपका 4 यूनिट पर आवर। अब इस तीनों समीकरण को एक साथ जोड़ते हैं। P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस R कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? ये हो गया आपका 12। तो 2P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो गया? 12। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा? 6 होगा ना? 6 मतलब ये तीनों मिलकर 6 यूनिट पर आवर भरता है। अब R की क्षमता हम निकालेंगे। R की क्षमता, अकेले R की क्षमता क्या होगी? तो R की क्षमता हो जाएगी P प्लस Q प्लस R माइनस P प्लस Q। तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस P प्लस Q कितना है? 5। कितना हो गया? 1। यानी R का क्षमता क्या है? 1 यूनिट पर आवर। तो इसको पूरा टंकी भरने में कितना लगेगा? 30 घंटा। तो R को कितना लगेगा? 30 घंटा, 30 आवर। तो सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न है 7 पर पावर दिया हुआ है 123 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अंतर होगा? मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका भुजा सारा कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर का। तो इसके अंतर्वृत्त और इसके परिवृत्त, इसके क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है। इसके लिए हमको अंतर्वृत्त और परिवृत्त का सूत्र मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परिवृत्त का क्या हो जाता है? परिवृत्त जो बाहर है, ये परिवृत्त है, बाहर जो है। परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे √3। ठीक है। अंतर्वृत्त, इसकी त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3। अब हमारे पास भुजा कितना दिया हुआ है? तो 12 दिया हुआ है, 12 बटे √3। यहाँ अंतर्वृत्त का कितना है? इसमें भी 12 भुजा होगा बाय √3। अब इसकी त्रिज्या हम पहले निकालते हैं, इसको R से डिनोट कर लेते हैं, इसको छोटी r से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको निकालिए, सॉल्व कीजिए। अब इसको √3 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12√3/3, यानी टोटल 4√3। इसी तरह इसको भी √3 से कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6√3/3। कितना हो गया? 2√3। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो R है ये कितना निकला है? 4√3। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो छोटी r से डिनोट किए हैं वो निकला है 2√3। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। इसका हो जाएगा पाई छोटी r स्क्वायर। अब इस पे पुट कीजिए मान को, तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 4√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये पाई, ये छोटी r कितना है? 2√3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? पाई कॉमन आ गया आपका, ये हो जाएगा आपको 16 × 3 माइनस 4 × 3, टोटल कितना हो गया? पाई 36। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक निश्चित कोड भाषा में 5, 6, 7 का अर्थ है वार्म वाटर बॉटल, 3, 4, 7 का अर्थ है कोल्ड वाटर अवेलेबल, और 3, 2, 5 का अर्थ है बॉटल इज कोल्ड। तो उस भाषा में वार्म के लिए क्या कोड है? हमें वार्म का कोड निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा स्टेटमेंट ये है। पहला और दूसरा के हिसाब से देखते हैं, पहले और दूसरे के हिसाब से। यहाँ देखिए 5, 6, 7, 3, 4, 7, यानी 7, 7 यहाँ कॉमन दिख रहा है हमें। पहले और दूसरे में 7, 7 कॉमन है, तो एक जैसा इसमें कौन सा है? तो इसमें वाटर वाटर दोनों में है, मतलब 7 का अर्थ क्या हो गया? वाटर। ठीक है।
अब देखेंगे 2 और 3 में। 2 और 3 में देखिए कॉमन कौन सा है, तो 3 कॉमन है। अब इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है, तो इसमें आपको कोल्ड कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 मतलब कोल्ड। अब देखेंगे 1 और 3 में, इसमें देखिए 5 6 7 और 3 2 5, 5 5 यहाँ कॉमन है। इन दोनों में कॉमन कौन सा हो गया, वार्म वाटर बॉटल, बॉटल। तो बॉटल इसमें भी है, बॉटल इसमें भी है, तो मतलब 5 का मतलब हो गया है बॉटल। ठीक है, बॉटल। अब हमें वार्म का क्या कोड है वो निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या है, 5 6 और 7 दिया हुआ है। हमारे पास 5 और 7 का मतलब पता है, वाटर और बोतल, वाटर और बोतल, ये दोनों खत्म। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे, वार्म के लिए क्या बच गया, 6। तो यहाँ पे 6 इसका कोड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न है ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का ए बी की माँ है, ए इंटू बी इसका मतलब ए बी का भाई है, और ए भागा बी इसका अर्थ है ए बी की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि पी आर का दादा है। तो इसका मतलब क्या, पी का आर जो है दादा है, तो पी के पिता का पिता है, मतलब प्लस का साइन जिसमें होगा वही होगा। इसमें देखिए दोनों प्लस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पद क्या है वो ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पैटर्न देखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे कुछ घट रहा है, ठीक है, कितना घट रहा है वो देखते हैं। तो P Q R S T U V W X Y Z, यहाँ देखिए Z के बाद क्या आ रहा है, X आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, V आ रहा है, फिर T आ रहा है, फिर R आ रहा है, मतलब बीच में एक एक गैप ले रहा है ये। ठीक है, इसी तरह में एक गैप लेके आगे बढ़ेंगे तो P निकलेगा हमारा। तो नेक्स्ट पहला वाला पद क्या हो जाएगा, पहला वाला अक्षर P हो जाएगा। उसके बाद सब में 44 44 ही है, तो इसको हमको ज्ञात नहीं करना है। उसके बाद है ए के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद जी के बाद जे, फिर एम। तो ए बी सी डी मतलब क्या, बीच में 2 गैप आ रहा है, 2 गैप आ रहा है ना, फिर डी आ रहा है, फिर ई एफ जी, मतलब 2 का गैप आ रहा है। तो एम के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी, तो ये 2 का गैप है, पी आ जाएगा, तो मतलब यहां भी पी आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है। तो इस उपकरण का नाम है केस्कोग्राफ। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको विकसित किया था इन्होंने 1895 में, 1895 ईस्वी में। केस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि को एकदम सूक्ष्म स्तर पर मापा जा सकता है। पॉलीग्राफ क्या है, यह उपकरण शारीरिक गतिविधियों जैसे हृदय गति, श्वसन, ये सब को मापता है और सामान्यतः लाइट डिटेक्टर के रूप में जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट देखते होंगे आप मूवीज वगैरह में भी और रियल लाइफ में भी, इसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं। टेलीग्राफ एक संचार उपकरण था जो कि दूर संदेश भेजने के लिए यूज किया जाता था। अब समाप्त हो चुका है इसका प्रयोग। अब हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा हम तुरंत ही संदेश भेज देते हैं। जैसे व्हाट्सएप करते हैं, तुरंत संदेश चला गया, तब टेलीग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता और तरंगों को मापने वाला उपकरण है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या निकोटीन होता है, या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे चीज होते हैं। तंबाकू का पौधा सोलानेसी परिवार से संबंधित है और वंश है इसका निकोटियाना। और जो हम व्यावसायिक रूप से तंबाकू का यूज करते हैं वो है, उस प्रजाति का नाम है निकोटीना टेबैकम। तंबाकू नियंत्रण के लिए एक अधिनियम लाया गया था 2003 में, जिसको बोलते हैं कोटपा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, कोटपा। ठीक है, इसके अलावा एक तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, मुख्यालय है गुंटूर, यही आपको याद रखना है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे भारत है। कैफीन किस में पाया जाता है, तो कॉफी, चाय, शीतल पेय, इस सब में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। जबकि निकोटीन किस में था, तो तंबाकू में, निकोटीन तंबाकू में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संरचना में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, तो इसका सही आंसर है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपेटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, जो कि गुणसूत्र की मूल इकाई है, क्रोमोसोम की मूल इकाई है।
शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? यानी आरबीसी अगर कम हो जाए, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है एनीमिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आरबीसी की संख्या यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर के मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। एनीमिया के प्रकार को देखते हैं। लौह अल्पता एनीमिया, इसमें शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। अप्लास्टिक एनीमिया, इसमें अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में आरबीसी नहीं बन पाता है। हीमोलिटिक एनीमिया, इसमें आरबीसी का असमय विनाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। एनीमिया विश्व का सबसे सामान्य रक्त विकार है, जो कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है। पुरुषों में कम, महिलाओं में ज्यादा होता है। लोहयुक्त आहार और पोषण द्वारा इसकी रोकथाम संभव है। पालक खाने के लिए इसलिए बोला जाता है, पालक आयरन का अच्छा स्रोत है, इसलिए पालक खाने से एनीमिया में कमी आ सकती है। तो एनीमिया आरबीसी की कमी के कारण होता है। ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की अधिकता के कारण। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की कमी के कारण। और लिपिडीमिया रक्त में वसा की अधिकता, फैट ज्यादा हो जाएगा तब लिपिडीमिया। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो सीने में तीव्र दर्द के लक्षण दिखते हैं। ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसे बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। ऑप्शन डी करेक्ट है। हृदयघात जो होता है, हार्ट अटैक जो होता है, इससे इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। हृदयघात अलग है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त का पूरी तरह बंद हो जाता है इस समय, इसलिए हार्ट अटैक आता है। इसमें क्या होता है? पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता नहीं है। यहां ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, यहां पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए सीना में दर्द होता है। किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाले रसायन है। मतलब प्रोटीन टेस्ट के लिए हम कौन से रसायन का, कौन से केमिकल का यूज करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट CuSO4 और कास्टिक सोडा NaOH, इसका प्रयोग करके हम प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाते हैं। कॉपर सल्फेट NaOH इसका उपयोग होता है, और जब अगर प्रोटीन होता है तो उस समय वायलेट यानी बैंगनी रंग हमें दिखाई देता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी फलों के रस को प्रिजर्व करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन डी करेक्ट है। सोडियम बेंजोएट जो है एक फूड प्रिजर्वेटिव है। इसका सूत्र होता है C6H5COONA। इसको आप ध्यान में रखिएगा, सोडियम बेंजोएट। फलों के रस के अलावा जैम, सॉस के प्रिजर्वेशन में भी सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। सूखे मेवे, वाइन वगैरह के प्रिजर्वेशन में सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। अचार सॉस में एसिटिक अम्ल, और पनीर बेकरी उत्पाद में पोटेशियम सोर्बेंट। बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते थे वे कहलाते थे, क्या कहलाते थे? उन्हें बोलते थे जवाबित। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत में जो शासन व्यवस्था चलती थी वो शरीयत के अनुसार चलती थी। कुरान और हदीस पर आधारित था ये शरीयत। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रशासनिक और व्यवहारिक जरूरतों के हिसाब से भी कानून बनाए जाते थे, जिसको बोलते थे जवाबित कानून। ये क्या होते थे? शरीयत कानून के पूरक होते थे। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले आने वाला था रॉल्फ फिंच। ऑप्शन बी करेक्ट है। रॉल्फ फिंच 1585 में अकबर के दरबार में पहुंचा था, आगरा में। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक निम्न में से किसने कराया था? तो ये करवाया था गंगा भट्ट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। इनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में। काशी के पंडित थे, काशी के विद्वान थे पंडित गंगा भट्ट, इन्होंने ही करवाया था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था धूरी शक्ति। ऑप्शन ए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान ने 1940 में एक त्रिपक्षीय संधि की थी, जिसके तहत वे कहलाने लगे धूरी शक्तियां, एक्सिस पावर। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ये किसने कहा था? बहुत अच्छा कथन है। किसने कहा था? तो हीगल ने कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जर्मन दार्शनिक थे जॉन विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। इन्होंने ये कहा था, द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है, नृत्यांगना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। रमा वैद्यनाथन जो है भरतनाट्यम की नृत्यांगना है।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी हुआ था, जो कि गांव में आयोजित किया गया था? तो सही आंसर है फैजपुर, ऑप्शन बी फैजपुर। 1937 का अधिवेशन हुआ था, इसमें ही जवाहरलाल नेहरू ने मैनिफेस्टो जारी किया था, संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया था। फैजपुर अधिवेशन 1937 कांग्रेस का पहला ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में पहली बार संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें किसानों और मजदूरों के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ही समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक या संपादक मंडल में शामिल नहीं थी? नहीं पूछा जा रहा है, तो देखते हैं कि करके। यंग इंडिया महात्मा गांधी और महादेव देसाई दोनों संबंधित है, करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। मराठा अंग्रेजी, बाल गंगाधर तिलक और जीजी अगरकर, ये भी सही है। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली जिन्ना, तो अल हिलाल से सिर्फ अबुल कलाम आजाद संबंधित थे, मोहम्मद अली जिन्ना संबंधित नहीं थे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अल हिलाल जो है 1912 में शुरू हुआ था, इसका संपादन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना इससे जुड़े हुए नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड के संस्थापक थे। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है श्रृंखलन, ऑप्शन डी करेक्ट है। कार्बन परमाणुओं की स्वयं से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं, केटेनेशन। आप श्रृंखलन को बहुलीकरण से कंफ्यूज मत कर जाइएगा। बहुलीकरण क्या होता है? ये छोटे अणुओं, मोनोमर्स जिसको बोलते हैं, छोटे अणुओं के आपस में जुड़कर बड़े अणुओं पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया है। मतलब छोटे छोटे अणुओं को मोनोमर्स कहते हैं, ये सारे जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं, बड़े अणु बनाते हैं, यही है बहुलीकरण, जैसे पॉलीथीन का निर्माण। लेकिन कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए निकेल। निकेल का यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन में निकेल यूज किया जाता है। डिहाइड्रोजनीकरण में कॉपर यूज किया जाता है। हैबर प्रक्रिया जो कि अमोनिया के उत्पादन से संबंधित है, इसमें Fe यानी आयरन का यूज किया जाता है। और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में Mn मैग्नीज का यूज किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन भी बोला जाता है, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये ध्यान में रखिएगा। उसका टेफ्लॉन की खोज किसने की थी? तो रॉय प्लंकेट ने की थी। प्लंकेट ने 1938 में की थी। कभी कभी पीवीसी का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूज करते हैं हम पाइप बनाने में, बोतल बनाने में। और केवलार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवलार, ये बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में यूज किया जाता है, टायर में यूज किया जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी, ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में घनत्व का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। आवर्त सारणी में आवर्ती गुण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता और धात्विक अभिलक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण है? एंटीबायोटिक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक यही था। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। स्रोत क्या था? पेनिसिलियम फंगस, फंगस से खोजा था इसको। एंटीबायोटिक होता क्या है? तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि जीवाणुओं के विकास को रोककर हमें रोग से बचाते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरियल संक्रमण में प्रभावी होते हैं, यानी जीवाणुओं से संक्रमण में प्रभावी होते हैं। वायरस में ये इफेक्टिव नहीं होता है, वायरस पे काम नहीं करता है। पहला एंटीबायोटिक हम जान ही रहे हैं, पेनिसिलिन था। कुछ अन्य एंटीबायोटिक्स का भी नाम याद रखिएगा, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कैफीन हमें पता है कि चाय कॉफी में उत्तेजक पदार्थ होते हैं। ये एस्पिरिन याद रखिएगा, ये दर्द निवारक और ज्वर रोधी दवा होती है, जैसे पैरासीटामोल। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल में पाया जाता है यूजेनॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। लौंग का बॉटनिकल नेम क्या है? तो सीजियम एरोमेटिकम। इसमें यूजेनॉल लगभग 70 से 90% तक पाया जाता है।
यूजेनॉल के गुण देखिए, ये सुगंधित होता है यानी एरोमेटिक होता है, एनेस्थेटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, दर्द निवारक होता है। विशेष रूप से दांत में अगर दर्द है तो वो लौंग खाइए, ठीक हो जाएगा। लौंग को डिस्टिलेशन विधि से निकाला जाता है। इसका उपयोग माउथ वॉश, टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। मेथेनॉल जो है एक विषैला अल्कोहल होता है और एथेनॉल हम जो पीते हैं अल्कोहल वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C4H10 यानी ब्यूटेन। C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ठीक है। एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है और एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो है हमारा अवतल लेंस। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं यानी डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग। ये किस दोष को ठीक करने में सहायता करता है? तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। अवतल लेंस की फोकल लेंथ जो है वो ऋणात्मक मानी जाती है, नेगेटिव। पारे के स्थान पर किस तरल पदार्थ का उपयोग करने से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाएगी? यहां कम करना है ऊंचाई को, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऊंचाई जो है, ऊंचाई घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऊंचाई अगर कम करना है हमें तो घनत्व बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे ऐसा पदार्थ लाना पड़ेगा जो कि पारे के घनत्व से ज्यादा घनत्व वाला हो, मतलब ज्यादा घनत्व वाला, ज्यादा डेंसिटी वाला हमें पदार्थ चाहिए इसके बैरोमीटर की ऊंचाई को कम करने के लिए। तो इसमें से जल, ग्लिसरीन और एथिल अल्कोहल, इनमें से किसी का भी घनत्व पारा से ज्यादा नहीं है। पारा से ज्यादा घनत्व वाला जैसे कि ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन अगर लाएंगे तब ये काम हो जाएगा। पारे की जगह पर हम ब्रोमीन यूज कर देंगे तो बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो यहां हमारा आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। वायुमंडलीय दाब जो होता है 180 m, ये 76 सेंटीमीटर पारा के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ये ध्यान में रखिएगा, 76 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा अल्फा किरणें। अल्फा रेज जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती, ये आवेशित किरणें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी हैं वो निर्वात में चल सकती है, फोटोन के रूप में होती है। इनका जो गति होता है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी है? तो रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पाराबैंगनी, एक्सरेज, गामा रे। अल्फा किरण जो है ये आवेशित होता है, ठीक है, He2 यही है अल्फा किरण। तो धनात्मक होता है, आवेश इसमें धनात्मक होता है। अल्फा किरणें धनात्मक होती है, ठीक है। बीटा किरणें ऋणात्मक होती है। प्रोटॉन जो है ये भी धनात्मक होता है। और गामा किरणें जो है ये उदासीन होता है, उदासीन। गामा उदासीन होता है। भेदन क्षमता अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका है तो गामा रेस का होता है। सेकंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है किस पर? लोलक के द्रव्यमान पर, लोलक की लंबाई पर, लोलक की सामग्री पर या गुरुत्वीय त्वरण पर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्वीय त्वरण पर, जी पर निर्भर करता है। आवर्तकाल का ये फॉर्मूला आपको पता होगा, T = 2π√L/g, जहां पे T क्या है? ये आवर्तकाल है, आवर्तकाल है। और L क्या है? ये लोलक की लंबाई है, लोलक की लंबाई। और G क्या है? G है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा था कि सेकंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है, यानी L निर्भर किस पर करता है? तो L निर्भर करेगा किस पर? G पर। अगर आवर्तकाल किसी में दिया हुआ होता तो वो हम टिक कर सकते थे, लेकिन यहां पे सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड लोलक एक सरल लोलक होता है जिसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड का। पृथ्वी पर अगर देखें तो सेकंड लोलक की लंबाई लगभग 1 मीटर होता है, 1 मीटर, वास्तव में 0.994 मीटर।
यहीं अगर चंद्रमा पर इसको लेकर चले जाएंगे तब क्या होगा, तो चंद्रमा पर हम जानते हैं ग्रेविटेशन 1/6 है पृथ्वी का, तो 1/6 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0.166 मीटर हो जाएगा। ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेल कौन सी है इनमें, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लेक्लांशी सेल। लेक्लांशी सेल का यूज जो है प्रयोगशाला में ओम के नियम का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पाइप में पानी बह रहा है, यदि पाइप के एक भाग का व्यास कम कर दिया जाए तो उस संकरे भाग में पानी के वेग और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेग और दाब पर प्रभाव पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, सही हो जाएगा वेग बढ़ेगा दाब घटेगा, वेग बढ़ जाएगा और दाब घट जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब गार्डन में ही पानी पटा रहे हैं, ठीक है, उंगली से जो है पाइप का मुंह थोड़ा सा चपटा कर दीजिए, नली संकरा कर दीजिए, तो देखिएगा कि पानी तेज धारा में बहने लगा है, वेग तेज हो गया इसका मतलब, और दाब कम हो गया है। तो ये जो वेग बढ़ता है ये इसका कारण है निरंतरता समीकरण, और दाब जो घटता है यह है बर्नौली का सिद्धांत। फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल यानी रोधिका विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सही आंसर है यह घट जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बैरियर पोटेंशियल है क्या, तो पी एन जंक्शन की संधि पर विभव अवरोध है जो कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह को रोकता है। अब फॉरवर्ड बायस का प्रभाव क्या पड़ता है, तो बाह्य बैटरी का धन टर्मिनल पी क्षेत्र से ऋण टर्मिनल एन क्षेत्र से जुड़ता है, इससे बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है, तो सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन सी। लेंज का नियम क्या कहता है कि प्रेरक विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO का समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पेरुवियन अपवेलिंग का दमन, प्रवाल विरंजन में वृद्धि, प्लवक उत्पादकता में कमी, तो सही हो जाएगा सारा का सारा उपयुक्त सभी। अपवेलिंग क्या होता है, अपवेलिंग होता है पोषक तत्वों से भरपूर जल का ऊपर की तरफ आ जाना। एल नीनो के कारण पेरू तट पर सतही जल गर्म हो जाता है जिसके कारण अपवेलिंग रुक जाती है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्योंकि तापमान में वृद्धि हो जाती है तो इसलिए प्रवाल जो है, कोरल जो है, अपने सहजीवी शैवाल को त्याग देते हैं जिससे कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाता है। क्लाउड सेवा मॉडल सर्विस मॉडल में कौन सा उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंधन के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SAS। इसमें उपयोगकर्ता को केवल डाटा इनपुट और आउटपुट पर ध्यान देना होता है, कोई तकनीकी प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होती है। SAS के उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट 365, ड्रॉपबॉक्स, जूम। IaaS ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा। PaaS डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। DaaS डेटा केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। इसका उदाहरण है जीमेल, गूगल डॉक्स। इसका उदाहरण है गूगल ऐप इंजिन। इसका उदाहरण है AWS EC2। इसका उदाहरण है सेल्सफोर्स। 32 बिट प्रोसेसर अधिकतम कितने मेमोरी को सीधे संबोधित कर सकता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी 4GB 4GB। 2025 वीमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये 10वां संस्करण है, 10वां संस्करण। नमस्ते योजना किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है होटल और पर्यटन कर्मियों के कौशल विकास से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश के नेता ने की है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सह अध्यक्षता किस देश के नेता ने की है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। AI एक्शन समिट पेरिस में हुआ था जिसकी सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मानव विकास सूचकांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 130वां। नंबर 1 पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ये जारी कौन करता है, तो UNDP। भारत को कितने पॉइंट्स मिले हैं ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 0.644।
2023 में प्रकाशित प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं पॉल लिंच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस पुस्तक को 2023 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो। यह पुरस्कार उनको वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिला है। अगर आपसे 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार पूछा जाए तो वो मिला था जापान के संगठन निहोन हिंडानक्यो को। यह परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमले से बचे लोगों का एक संगठन है। इनसे जो बचे हुए लोग हैं उनको बोला जाता है हिबाकुशा। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग वाला उत्पाद बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ मिठाई है? तो नालंदा का कौन सा मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी सिलाव खाजा। गगनयान 1 कब लॉन्च होने वाला है? तो सही आंसर ऑप्शन ए है 2025 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। गगनयान 1 जो है मानव रहित मिशन रहेगा। पहला अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट मिशन है जो कि दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है? स्वयं, ई पाठशाला, दीक्षा या सभी? तो सभी जो हैं सभी पोर्टल भारत के राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। स्वयं को 2017 में लॉन्च किया गया था। ई पाठशाला में आपको एनसीईआरटी, ई बुक्स, वीडियो, ऑडियो ये सब मिल जाएगा। 2015 में लॉन्च किया गया था। दीक्षा जो है शिक्षक छात्र कंटेंट शेयरिंग के लिए है, 2017 में लॉन्च किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई थी। 2025 में साहित्य का नोबेल प्राइज किसको मिला है? किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी लासलो क्रासजाना होरकाई। ये हंगरी के लेखक हैं, हंगरी के हैं। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले किस उच्च पद पर कार्यरत थी? तो सही आंसर है नेपाल की मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी। जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल में तख्ता पलट हो गया, जिसके बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी। ये आयोजित हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी 2025 को। इस टूर्नामेंट में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीम ने नेपाल को हराकर खिताब जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित था? तो सही आंसर है गजसिम्हा। ऑप्शन सी। ये मैस्कॉट पाल वंश की नालंदा और बोधगया की मूर्तियों से प्रेरित था। इस गेम में पहला स्थान प्राप्त किया था महाराष्ट्र ने, दूसरा हरियाणा ने और तीसरा राजस्थान ने। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार को मिला टोटल 36 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य था, जो कि अभी तक का बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। AX4 मिशन यानी एक्सियोम 4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री ISS पर जाने वाला है जो मई 2025 में निर्धारित है? अब देखिए ये तो ऑलरेडी हो भी चुका है, वो जा भी चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला गए थे ISS पर और वापस भी आए हैं। मिशन का नाम था एक्सियोम मिशन 4। लॉन्च हुआ था नासा के केनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से और लॉन्च व्हीकल था स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट। क्रू सदस्य कौन कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला भारत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके बाद पैगी विटसन जो कि कमांडर थी इस मिशन की। इसके अलावा स्लावोस और तिबोर कापू भी थे। शुभांशु शुक्ला से पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का थीम क्या है? तो सही आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन ए करेक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस साल का थीम UNEP द्वारा चुना गया और मेजबान देश दक्षिण कोरिया है। बिहार सरकार ने किस महीने को मलेरिया रोधी माह यानी एंटी मलेरिया मंथ के रूप में घोषित किया है? तो सही आंसर है जून को। ऑप्शन बी। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया को पूरी तरह से खत्म कर देना है। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी।
माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको पहले शिवपुरी नेशनल पार्क कहा जाता था। इसके अलावा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान में रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रातापानी में है। यह भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है, 57th। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की नवीनतम व्याख्या के अनुसार सही कथन कौन सा है? राष्ट्रपति को निर्णय हेतु कोई समय सीमा नहीं है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। राज्यपाल को 1 माह और राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय देना होगा। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सलाह पर पहले ही स्वीकृति दे सकता है। तो सही आंसर ये है ऑप्शन सी। पहले जो है कोई समय सीमा नहीं थी अगर बिल को आरक्षित किया जाता तो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दिया है तो उसके अनुसार से राज्यपाल जो है मैक्सिमम 1 महीना तक और राष्ट्रपति 3 महीना तक बिल को होल्ड कर सकता है, उसके बाद उनको निर्णय देना होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? मतलब दोहरे दंड से निषेध, दोहरे दंड से निषेध। दोहरे दंड से कौन बचाता है? कौन सा अनुच्छेद बचाता है? तो यह है अनुच्छेद 20(2), ऑप्शन बी करेक्ट है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में 3 प्रकार का संरक्षण मिलता है। 20(1) क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो, लॉ से सुरक्षा देता है। मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के दंडित नहीं किया जा सकता है जो अपराध बनने से पहले किया गया हो। 20(2) में कहा गया है डबल जेओपार्डी से सुरक्षा, मतलब दोहरे दंड से बचाव किया जाता, दोहरे दंड का निषेध किया गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा, मतलब किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, मतलब 3rd डिग्री वगैरह नहीं दिया जा सकता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। भाग 7 जो है ये भारतीय संविधान में उन राज्यों से संबंधित था जिन्हें पार्ट बी स्टेट कहा जाता था। पार्ट बी स्टेट्स अर्थात वे राज्य जो पहले देसी रियासतों से बने थे, मतलब प्रिंसली स्टेट से बने थे। 1950 में संविधान लागू होने पर भारत के राज्य 4 श्रेणी में बटे थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ए बी सी डी राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और नई व्यवस्था शुरू हुई। मतलब इसी के साथ संविधान का पार्ट 7 निरस्त कर दिया गया। 6ठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों के संबंध में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का 6ठा अनुसूची जो है ये पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी स्वायत्त क्षेत्रों यानी ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के प्रशासन से संबंधित है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 2025 में प्रकाशित किताब मदर मेरी कम्स टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है जो एक संस्मरण है और उनकी मां को समर्पित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। अरुंधति राय को उनका पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिला था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वे कौन थे? तो सही आंसर है जीवी मालवंकर, ऑप्शन बी। जीवी मालवंकर जिनको दादा साहब भी कहा जाता था, उनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पहली बार। यह हुआ था 1956 में, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और मालवंकर जी अपने पद पर बने रहे। युगादि या उगादि, ठीक है, किसका नववर्ष है, किसका न्यू ईयर है? तो सही आंसर है कन्नड़ और तेलुगु का, ऑप्शन बी। उगादि का अर्थ होता है नई शुरुआत या नया कल। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो ये आयोग हैं सरकरिया आयोग। सही आंसर है ऑप्शन डी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार किस वर्ष मिली थी? तो 1985 में यह पहली बार मिला था, ऑप्शन सी करेक्ट है।
1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसके बाद संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसी में पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिली थी, पहली बार। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप में भूपोटम आंदोलन चलाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित भेड़ नस्लों को उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में भेड़ नस्ल दिया हुआ है, स्तंभ 2 में उसकी विशेषता या क्षेत्र दिया हुआ है। मिलान करते हैं। चोकला भारत की मेरिनो महीन ऊन देती है। मगरा मोटी ऊन कालीन निर्माण में उपयोग। नाली गंगानगर व हनुमान क्षेत्र में पाई जाती है। पुगल बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी करेक्ट है। मौद्रिक नीति का संचालन करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजकोषीय नीति का वित्त मंत्रालय। विदेश व्यापार नीति का वाणिज्य मंत्रालय। किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? यही कहलाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं ही शामिल की जाती है ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1974 से 1979। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेरिएबल फैक्टर, परिवर्ती कारक, ऑप्शन ए करेक्ट है। वेरिएबल होता है श्रम जो है, लेबर जो है, ये वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने या घटाने के लिए हम कर्मचारियों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। और भूमि, मशीनरी, भवन, ये सब क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। वह कंपनी जो मुख्य भूमि चीन के बाहर पंजीकृत है, लेकिन उसका नियंत्रण चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों के पास है, और जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है रेड चिप कंपनी, ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एच शेयर कंपनियां क्या होती है? ये वो कंपनियां हैं जो मुख्य भूमि चीन में निगमित है और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, मतलब चीन के अंदर ही है, मुख्य भूमि चीन के मुख्य भूमि में निगमित है। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? यह किसी भी देश की ऐसी बड़ी, प्रसिद्ध और आर्थिक रूप से स्थिर कंपनी होती है जिसका शेयर विश्वसनीय निवेश माना जाता है। पिंक स्लिप या पिंक शीट कंपनियां क्या होती है? ये अमेरिकी ओवर द काउंटर बाजार में सूचीबद्ध छोटी कंपनियां होती है जो अक्सर बहुत कम कारोबार करती है और बहुत हाई रिस्क वाली होती है। शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बुल, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बियर किसको कहा जाता है? वे निवेशक जो कीमतों के गिरने का उम्मीद करता है। अब ब्रोकर जो हमारे शेयरों के लेन देन में मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर होते हैं। डीलर शेयरों या अन्य वित्तीय उपकरणों को खुद खरीदने और बेचने का काम करता है, उसे डीलर कहते हैं। प्राथमिक राजस्व घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट कैसे प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त करने के लिए हम राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान को घटा देंगे, तो आपका प्राथमिक राजस्व घाटा निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जल में पोषक तत्वों की अधिकता, ऑप्शन बी। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन होता क्या है? तो ये एक पारिस्थितिकीय प्रक्रिया है जिसमें झील, तालाब, नदियां या अन्य जल स्रोतों में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब इन पोषक तत्वों की अधिकता हुई तो जल की सतह पर शैवाल यानी एल्गी की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं इसको। इसके कारण से जल में सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे जलीय पौधे का जीवन प्रभावित होता है। अब एक और कंडीशन आ जाता है, जब ये शैवाल मर जाते हैं और अपघटित हो जाते हैं तो जल में घुली ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का यूज कर लेते हैं। अब क्या होता है, इससे जलीय जीवों जैसे मछली ये सब, इनके लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, और इससे क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको बोलते हैं जलीय मृत्यु, एक्वेटिक डेथ। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट है। यह लाहौल और स्पीति जिले में है। आपसे अगर पूछूं कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, कुंजुम दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद एक नाम आप याद रखिएगा, अटल टनल। अटल टनल यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यानी हाईवे टनल है,
कितना किलोमीटर? 9.02 किलोमीटर। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, रोहतांग दर्रे के नीचे। जोड़ता किसको है? तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला ग्रीन स्टेट घोषित किया गया है। यहाँ की प्रमुख जातियां भी देख लीजिए, भोटिया, गद्दी, गुर्जर, कनेत, कोल। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करें। पिचावरम, मुथुपेट, कुंडापुर, भितरकनिका और गुनेरी। उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर पूछ रहा है, मतलब भारत के इस साइड कौन कौन सा अवस्थित है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पिचावरम है, क्योंकि ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में अवस्थित है पिचावरम। मुथुपेट भी है, ये भी तमिलनाडु में ही है। कुंडापुर जो है ये कर्नाटक के पश्चिमी तट पे है, कर्नाटक में है और इस साइड अवस्थित है। भितरकनिका उड़ीसा में है, ये ओडिशा में है, तो ये भी पूर्वी तट पर अवस्थित है। ठीक है। गुनेरी ये गुजरात में है, गुजरात में। तो इसमें से कौन कौन सा पूर्वी तट पर हो गया? पिच्चावरम, मुथुपेट और भितरकनिका। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। एक पहल का नाम याद रखिएगा, मिष्टी पहल। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए तटीय आवासों और मूर्ताएं को बढ़ाना। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। पिचावरम हम देख ही चुके हैं, तमिलनाडु तट पर अवस्थित है, पूर्वी तट पर। मुथुपेट भी तमिलनाडु में पूर्वी तट पर। भितरकनिका उड़ीसा में पूर्वी तट पर। यह खारे पानी के मगरमच्छ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसका सुंदरवन पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पर। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है ये। कुंडापुर कर्नाटक में पश्चिमी तट पर अवस्थित है। गुनेरी गुजरात में है। कन्नूर केरल में है, यह भी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पुस्तक द जॉयफुल एनवायरमेंटलिस्ट के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसाबेल लोसाडा। निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है? स्मॉग, SMOG, स्मॉग किसके मिश्रण से बनता है? तो धुआं और धुंध के मिश्रण से। ऑप्शन बी करेक्ट है। धुआं क्या हुआ? स्मोक, SMOKE, स्मोक। और धुंध हो गया फॉग, FOG। यहां देखिए SMOOG ले लिया, क्या हो गया? स्मॉग। स्मॉग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लासिकल स्मॉग, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग को लंदन स्मॉग भी कहते हैं, लंदन स्मॉग। यह ठंडा नम वातावरण में धुएं, कोहरे और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनता है। फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजलस स्मॉग भी कहते हैं, लॉस एंजलस स्मॉग। ये गर्म, शुष्क और धूप वाले मौसम में वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बनते हैं। इसका मुख्य घटक होता है ओजोन। स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1905 में डॉक्टर हेनरी अंतोनी डेसवॉस के द्वारा। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर हेनरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किस पहाड़ी पर होता है? तो यह होता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, डोडा बेटा। एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही अवस्थित है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा DPSP में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि था 43A। यह अनुच्छेद क्या कहता है? यह राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि वह उपयुक्त विधान या अन्य तरीके से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करे। गुप्त काल में अग्रहार शब्द का क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य है ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल का व्यापारिक केंद्र रोमन साम्राज्य के साथ सबसे सक्रिय व्यापार के लिए जाना जाता था और इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी मिलता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अरिकामेडु। अरिकामेडु जो है ये वर्तमान तमिलनाडु के पुडुचेरी में अवस्थित था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकामेडु का उल्लेख रोमन व्यापारियों द्वारा भारतीय वस्त्र, मसाले, रत्न और हाथी दांत के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में किया गया है। गांधार कला शैली की मूर्तियां बनाने में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नीला धूसर शिष्ट पत्थर।
जनगणना 2021 के अनुसार शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR की गणना के लिए किस आयु वर्ग के शिशुओं और बच्चों को शामिल किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 0 से 6 वर्ष। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का और शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 0 से 1 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का गणना किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो ढूंढना है हमें। तो कथनों को देखते हैं। G7 के सभी सदस्य देश G20 के भी सदस्य हैं, बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सभी 5 स्थायी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं, बिल्कुल सही। वर्ष 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्यों में अर्जेंटीना भी शामिल है, ये गलत है, अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। शामिल कौन कौन हुआ है? तो है मिस्र, उसके बाद ईरान, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद UAE, उसके बाद शामिल हुआ इथियोपिया। अर्जेंटीना शामिल नहीं है। तो कौन सा? 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन बी। UNSC यानी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।